नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो क्या है कि जब 2024 का आगाज हो गया है, जिसको हम यहां द रेड माइक में सिंहासन चौबीसी कहते हैं, तो इस सिंहासन चौबीसी में बहुत जबरदस्त चीजें होनी शुरू हो गई। आपने देखा, कल रैली हुई विपक्ष की रैली में बात बोली गई, जो परिवारवाद का आरोप लगता है विपक्ष पर, उसमें लालू प्रसाद यादव ने परिवार की बात की। इससे पहले हमने देखा है कई और विपक्ष के नेता जो हैं वो भी लगातार इस चीज की बात करते हैं कि हाँ, हमारे पास परिवार है, इसी वजह से परिवार की तरह रहते हैं और परिवारों का दर्द समझते हैं। ये विपक्ष ने बात की। उस रैली के बारे में तो आपने हमारी प्रस्तुति देखी ही कि क्या वो रैली विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक कारगर कदम सिद्ध होगी। लेकिन अभी परिवार पर रहते हैं, तो लालू प्रसाद यादव द्वारा लगाया गया परिवार पर जो वार था, उसका एक पलटवार ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आ गया। क्या बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं जरा स्क्रीन पर अब वो चला रहा हूं। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कहा मोदी का परिवार। अच्छा, अब क्या है कि आप जानते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं होता है कि मुंह से या मुख से निकला हुआ एक शब्द और उसके ऊपर एक कैंपेन स्ट्रेटेजी, वो राजनीतिक दल बनाते हैं और बीजेपी उसमें महारत हासिल है उनको। तो एक एक करके जितने बड़े नेता हैं, किस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले ये स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये हैं अनुराग ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री। इनके नाम के आगे ट्विटर में हो गया मोदी का परिवार। इसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट जो हैं, उनके नाम के आगे क्या लगा, मैं आपको वो दिखा दूं। ये देखिए, जगत प्रकाश नड्डा, मोदी का परिवार, नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये हो गए नेशनल प्रेसिडेंट, वो हो गए आईएनबी मिनिस्टर। आपको लगा होगा दो एक लोगों की बात है। नितिन गडकरी भी मोदी का परिवार, वो बन गए मोदी का परिवार। इसके साथ साथ
अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट नंबर 2 अमित शाह भी मोदी का परिवार। यानी कि 2019 में अगर आपको याद हो, जब आरोप लगा था कि चौकीदार चोर है, जब ये बोला गया कि चौकीदार चोर है, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि मैं भी चौकीदार और सारे लोग इस देश के जो हैं वो सब चौकीदार। चौकीदार के नारे को बदला। आपको याद होगा कि 2014 में चाय को लेकर के बहुत बात हो रही थी कि ये चाय वाला, मामूली चाय वाला, तो चाय पे चर्चा शुरू हो गई। तो 2024 में बिल्कुल तीसरी बार जब परिवार के ऊपर बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्पिन दे दिया, मोदी का परिवार बना दिया। आइए इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और हेमंत अत्री जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप द रेड माइक के परिवार हैं और आपके दिशा निर्देश में द रेड माइक चलता है। विनोद जी और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं विनोद जी सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या कहेंगे कि ये एक विपक्ष के एक अटैक को नारे से और अपना जो पूरा जो बीजेपी की जो रणनीति रहती है एकदम मसल माइट के साथ आप कूद पड़िए और एकदम मतलब उसको मैसेज गांव-गांव तक पहुंचा दीजिए, ट्विटर के माध्यम से, अलग-अलग जगह से। मोदी की गारंटी के बाद अब मोदी का परिवार हो। देखिए, पहले तो संकेत जी आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। और ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि हमारे दिशा निर्देश से रेड भाई, आप लोगों का नेतृत्व तो है, आपकी मेहनत है और हम लोग भी उसके एक सहयोगी मान लीजिए, मित्र मान लीजिए, जो भी है आपके साथ हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास करके मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो बीजेपी है उसमें, और मोदी जी को इस बात की बहुत, इस मामले में उनके अंदर बहुत परिपक्वता है और महारत है कि उनके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उस हमले को किस तरह से अपने लिए हथियार के रूप में बदल लेते हैं, उस हमले को अपना हथियार बना लेते हैं। 2014 में उनकी चाय वाली पृष्ठभूमि को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अटैक हुआ तो चाय पर चर्चा हो गई और पूरा चुनाव चाय वाले पर हो गया। फिर उसी दौरान वो नीच शब्द भी बोल दिया था एक उसमें प्रियंका जी ने, जिसको मोदी जी ने पूर्वांचल की सभा में जो है बहुत अपने लिए जो है हथियार बना लिया था। उसके बाद फिर आपका चुनाव आता है 2000, गुजरात के चुनाव हुए, उसके पहले मौत का सौदागर सोनिया गांधी बोल गई थी तो उसको उन्होंने हथियार बना लिया था अपने पक्ष में। मणिशंकर अय्यर ने 2017 में दोबारा नीच शब्द प्रयोग कर दिया था गुजरात चुनाव के दौरान, तो उसको भी उन्होंने हथियार बनाया अपने पक्ष में। और चौकीदार चोर का नारा जब राहुल गांधी ने दिया तो 2019 में उसको भी उन्होंने अपना हथियार बनाया और पूरी पार्टी ने अपना प्रोफाइल में लिखा। अब इस बार जब चूंकि कल लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर के टिप्पणी की तो उसके बाद मोदी जी ने आज उसका तेलंगाना में जवाब दिया और जवाब देने के बाद उन्होंने जो एक नया नैरेटिव बनाया कि भाई मेरा परिवार तो पूरा देश है, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी एक कैंपेन का, अपना इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना लिया, इलेक्शन कैंपेन बना लिया। तो देखिए, ये तो चुनाव में राजनीतिक दल कैसे करते हैं तो उनकी महारत है। अब विपक्ष की परीक्षा ये है कि वो उनके इस प्रचार का जवाब कैसे देता है, क्या उसके पास कोई अलग नैरेटिव है या इसको वो अनदेखा करेगा। अगर अनदेखा करता है और अपना नया नैरेटिव बनाता है अलग तरह से तो अलग बात है। और बेहतर तो यही है कि विपक्ष को इस उनके इस नैरेटिव का जवाब देने की बजाय अपना एक नारा गढ़ना चाहिए, जो उसका अपना नारा हो, उस नारे को लेकर वो लोगों के बीच में जाए, पर देखिए बजाय ये था इनके नारे का जवाब देने के। जी बिल्कुल। हेमंत जी, क्या है कि ये परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी की तरफ से ही ओरिजिनल था, वहीं से आया था, जिसके जवाब में परिवार वाली बात लालू प्रसाद यादव ने की और उसके भी पलटवार में अब मोदी का परिवार हो गया। तो 2014 में भी, अब जैसे कि अभी विनोद जी भी बता रहे थे, वो चाय पे चर्चा हुई, उसके बाद चौकीदार, मैं भी चौकीदार हुआ और अब 24 से पहले हम देख रहे हैं मोदी का परिवार हो गया। इस बार जो मैं देख रहा हूं, एक जो फर्क है, जैसे पहली बार जो है वो चाय पे चर्चा हुई थी, दूसरी बार मैं भी चौकीदार था, लेकिन इस बार मोदी शब्द का प्रयोग मोदी की गारंटी में भी है और मोदी के परिवार में भी है। ये ना 14 में था ना 19 में था। मैं अब आपका विश्लेषण जानना चाहता
संकेत जी धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अवसर देने के लिए। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ये किसी को मोदी जी और उनके पूरा जो जगरनेट है उससे सीखना चाहिए। जो भी सरकार की सबसे बड़ी नाकामियां हैं उनको, पूरी कंप्लीट नाकामियों को, विफलताओं को, कथनी की विफलताओं को, करनी की नाकामियों को कथनी के शोर में दबाने की कला में अगर कोई विश्व चैंपियन है, कोई विश्व गुरु है, तो उसका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। 2014 में आपको ध्यान होगा अच्छे दिन आएंगे की बात हुई थी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में 2014 के चुनाव के बाद कोई जिक्र करता है उसका? उसके बाद 2019 में आया जो है मैं भी चौकीदार। वो चौकीदार साहब जब 2019 में आए थे, उसके बाद चौकीदार जी के टाइम में क्या क्या हुआ? कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। ये उन्हीं चौकीदार के टाइम में हुआ। पुलवामा हुआ, गैलवान हुआ, अरुणाचल और ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो चाइनीज फोर्सेस का वो है, वो आप सारे देश ने देखा। पूर्वी लद्दाख, चीन की चुनौती, मणिपुर के हालात, कहां है चौकीदार? देखिए, सवालों को नैरेटिव के बोझ के अंदर छुपा देना ये पीआर एजेंसियों का काम है। और वो जो आपको टैगलाइंस देती हैं, उसको जो सोकॉल्ड मीडिया है, जो भी कीर्तन मंडली जिसको हम सब कहते हैं, वो उसको एक खास तरह का स्पिन दे करके उसको एक नैरेटिव बदल देते हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने कुछ फोटो दिखाए अभी जो मोदी का परिवार में शामिल हो गए। क्या उस परिवार में टेनी भी है क्या? दिखाया नहीं आपने अभी तक। क्या उस परिवार में ब्रिजभूषण शरण सिंह भी है क्या? क्या उस परिवार में मणिपुर की वो बेटियां भी हैं क्या, जो 2 लड़की महिलाओं का पूरे देश ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला? 378 दिन तक जो किसान लाखों बैठे रहे दिल्ली की सड़कों पर, क्या उस परिवार में वो भी है क्या? जो आज भी खनौरी बॉर्डर पे और जो अंबाला के बॉर्डर पे बैठे हुए हजारों हजार किसान, जब वो बच्चा जो शुभकर्ण जिसकी डेथ हुई है, क्या वो मोदी जी के परिवार में है क्या? देखिए संकेत जी, एक टैगलाइन दे करके एक नैरेटिव बिल्ड करना वो कोई मोदी जी से सीखे और उनके पूरे सिस्टम से सीखे। आई सैल्यूट देम फॉर दिस। लेकिन उस सारे के अंदर सवालों को गायब कर देना, ये डेमोक्रेसी की कोई खास अच्छी बात नहीं है, जो इस देश में लगातार किया जा रहा है। जिन मंत्रियों ने देश के गद्दारों को डैश करके किया, उनको प्रमोशन दी मोदी जी ने। उनका फोटो भी दिखाया आपने। एक और थे जिनकी टिकट कट गई बाहरी दिल्ली से। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने बेटियां सड़कों में खींची गई थी, घसीटी गई थी, देश की चैंपियन महिला बेटियां जो पूरे देश में दुनिया ने देखा, क्या वो भी मोदी जी के परिवार में है? तो सवाल है, और सवाल केवल ये है कि मोदी जी एक मुद्दा छेड़ते हैं अच्छे दिन, उसके बाद उस जिक्र को बंद कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं। 10 लाख का सूट पहने सारे देश ने देखा। पूरी दुनिया में आपने कोई ऐसा नेता नहीं देखा होगा आज तक जो 10 लाख का सूट पहन करके किसी फॉरेन डिग्निटरी के साथ बैठा हो और फिर वो कहे कि मैं फकीर हूं। सारी दुनिया ने फकीरी देखी। 8,500 करोड़ का जहाज लेकर के फकीरी करते हैं। आज 10 दिनों के अंदर 12 स्टेट्स का विजिट करेंगे। सरकारी खर्च है, कंप्लीट एक्सचेकर का खर्चा है। तो ये सारे सवाल हैं। पूरा मीडिया जेब के अंदर है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ा कहां है? डेमोक्रेसी कहां है? सिर्फ मोदी है, मोदी और उनका सिस्टम है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का हाल देखा होगा, कहां 6500 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं सिर्फ संकेत जी पूछना चाह रहा हूं, 6500 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर गैर कानूनी है, तो उस पैसे से जीते गए चुनाव और उस पैसे से बने भाजपा के दफ्तर, वो कैसे कानूनी है? इस देश में कोई सवाल पूछेगा ना? अब तो चंदा स्कीम भी शुरू हो गई बीजेपी में। मैं वापस आऊंगा हेमंत जी आपके पास। विनोद जी, एक जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव का कल बयान, उस पर हमने देखा बीजेपी ने एक ट्वीट किया और उसके माध्यम से बोला कि ये कितना घटिया बयान है परिवार को लेकर के, नरेंद्र मोदी के परिवार या प्रधानमंत्री के परिवार के बारे में इस तरीके से बातचीत। और आज हमने देखा ये काउंटर नैरेटिव। आपको लगता है विपक्ष की ओर से जो परिवार वाली बात उठाई गई है अब, और उस पर जिस तरीके का अटैक हुआ है, तो अब विपक्ष क्या करे इसको? क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, ये अब आपने देखा जब जब वो हाइपरबोली शुरू होती है, जब चर्चा शुरू होती है, अब तो मोदी का परिवार, मोदी का परिवार, अब वो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल फैलता रहेगा, एको इफेक्ट उसका होता रहेगा। ऐसे में देखिए विपक्ष को जी, हाँ संकेत जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ऐसे में अब क्या आगे क्या करें?
देखिए, विपक्ष को इनकी बीजेपी की पिच पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप बीजेपी की पिच पर जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे। वो तो मोदी जी और बीजेपी चाहती है कि हमारी पिच पे आके खेलो, परिवार पे बात करो, हम परिवारवाद की बात करेंगे, हम बताएंगे लोगों के परिवार। आप और तो आप जब उनकी पिच पे जाओगे, उसके बजाय आप जो सवाल अभी हमारे मित्र हेमंत जी उठा रहे थे और जायज सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को विपक्ष को चाहिए कि पूरे उससे उठाए शिद्दत के साथ और प्रभावी तरीके से। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को चाहिए वो सारे सवाल उठाए जो सवाल, और भी तमाम सारे सवाल हैं। वो किसानों के सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल है, सीमा पर चीनी एग्रेशन का सवाल, जो है महिलाओं की सुरक्षा का सवाल। तो ये सारे सवाल जो है, बेरोजगार नौजवानों का सवाल, जिस तरह पर्चा लीक हो रहा है, जो जो अर्थव्यवस्था में जिस तरह से दिक्कतें आ रही है, वो सारी चीजें जो है वो सवाल विपक्ष को उठाने चाहिए, जिन पर वो चुनाव, क्योंकि सरकार उन सवालों को नहीं उठाएगी, कोई सरकार नहीं उठाती। अपनी सरकार कोई भी हो, वो अपनी सफलताओं की बात करती है, विफलताओं का जिक्र ही नहीं करती है। तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने कैंपेन और विफलताओं को उजागर करके जनता के बीच जाए और जनता को कहे कि भाई ये है सवाल, अच्छे दिन कहाँ है। तो ये जब अगर विपक्ष परिवारवाद में फंस गया, अगर परिवार में जवाब देने लगा विपक्ष, तो सरकार तो चाहती है, बीजेपी चाहती है कि उसी पर विपक्ष हमारे सामने लड़े, हम उसको जो है कमजोर कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को अपनी पिच पे ही खेलना चाहिए, सामने वाले की पिच पर खेल करके गेंद उनके हाथ में नहीं देनी चाहिए, उनके हाथ में ये। और दूसरा ये है कि मोदी जी ने जो बात की है, उन्होंने तो अपने अपने ऊपर हुए हमले को हथियार बना लिया अपना। अब इस हथियार के जवाब में विपक्ष किस तरह से इसका मुकाबला करता है, ये क्या विपक्ष कोई नया नैरेटिव बनाता है, क्या विपक्ष कोई ऐसा ऐलान करता है जो इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन जाए और वो केंद्रीय मुद्दा जो है बाकी सारे मुद्दों को कमजोर कर दे, वो उसमें फिर परिवार की बात भी पीछे हो जाए और उसमें और सारी बातें पीछे हो जाएं। ये विपक्ष के नेतृत्व के पर रण कौशल पर निर्भर करेगा। विनोद जी देखिए, लेकिन विनोद जी हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा कि 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, वो तो कैंपेन कर रहे थे, उसके बाद आए। तो उसमें उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में ये बताया, जिसे कहते हैं ना विक्टिमहुड, कि देखिए कितने खराब भाव से मेरे लिए क्या बोला गया, और उसके बाद एक कैंपेन उसके इर्द गिर्द। 2019 में चौकीदार को लेकर के भी फिर वो एक पॉलिटिकल विक्टिमहुड, और वो कैंपेन भी बीजेपी के पक्ष में गई। 10 साल के शासनकाल के बाद अभी भी क्या बीजेपी की पीएम एज विक्टिम कैंपेनिंग उतनी कारगर सिद्ध होगी? अब तो 10 साल उनके। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये निर्भर करेगा विपक्ष की जवाबी प्रचार अभियान पर कि भाई बीजेपी को जब विक्टिमहुड का फायदा मिल रहा है, जब मोदी जी को विक्टिमहुड का फायदा मिल रहा है, तो क्यों नहीं विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और हमेशा जो बड़ा नेता होता है वो विक्टिम कार्ड खेलता है। इंदिरा गांधी भी, जब हमें याद है, अपने चुनाव अभियान में विक्टिम कार्ड ही खेलती थी। जब वो कहती थी कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, मैं कहती हूँ बेरोजगारी हटाओ, ये कहते इंदिरा हटाओ, तो विक्टिम कार्ड ही होता था। और वही विक्टिम कार्ड मोदी जी या बीजेपी खेल रही है। लेकिन अब विपक्ष इसका मुकाबला कैसे कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। क्या विपक्ष ये जनता के मन में ये बात बिठा सकता है कि कोई 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से आपकी सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश के अनेक राज्यों में है, तो फिर आप विक्टिम कैसे हुए? फिर तो आप विक्टिम ना होकर के आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। तो ये विपक्ष को निर्भर करता है, विपक्ष के नेता कैसे। समस्या विपक्ष की दूसरी है, अभी तो विपक्ष सीट शेयरिंग को भी फाइनल नहीं कर पा रहा है। अभी उनके नेताओं के आपसी जो अपने झगड़े, अपने अहंकार जो है एक दूसरे के प्रति, वही नहीं सुलझ रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष अगर अभी तक, देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद पटना से लेकर के और आज तक कोई केंद्रीय कैंपेन अभी तक विपक्ष की तरफ से शुरू नहीं हुआ केंद्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बनाने का, जिससे मौजूदा सरकार को एक चुनौती मिल सके, जो कि अब तक संडे वाली होना कैंपेन चाहिए में तो थे काफी सारे लोग पटना में। नहीं, संडे वाला कैंपेन एक इवेंट था, एक रैली थी, रैली हो गई, उसमें भी सारे कहाँ थे? उसमें भी महाराष्ट्र के नेता नहीं थे, तमिलनाडु के नहीं थे, और लेकिन फिर भी जो थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कॉमन एजेंडा होना चाहिए, कॉमन स्लोगन होना चाहिए, कॉमन नैरेटिव होना चाहिए, वो सब विपक्ष को
अब अभी तक वो सीट शेयरिंग में उलझे हुए हैं, जो काम पहले हो जाना चाहिए था या अभी हो जाए। हाँ। और चुनाव में समय कहा है, 10 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। तो विपक्ष के ऊपर निर्भर करेगा कि उसका कैंपेन कैसे चलता है, वो किस तरह से इनके नारे को जो है कमजोर करता है, तब ये पता लगेगा। क्योंकि बात आपकी सही है कि 10 साल से जब आप सरकार में है तो विक्टिम आप थोड़ी हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उनको विक्टिम कार्ड का फायदा समझ मिलता गया। है। अभी और अब की तो ज्यादा विधानसभा चुनाव में उनको फायदा मिला। जी, अभी जी तो डायरेक्ट हो गया है। अब तो मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी, मतलब इससे पहले के 2 नारों में मोदी नाम नहीं था, इस नारे में एकदम और देखिए डायरेक्ट हो गया। बिल्कुल, कि देखिए कोई डायरेक्ट गफलत में ना रहे। हाँ। नहीं, डायरेक्ट इसलिए हो गया संकेत जी कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 3 राज्य जीते, वो सारा चुनाव मोदी जी ने अपने नाम पे लड़ा था। वहां कोई स्थानीय चेहरा न दे करके उन्होंने कहा कि सीधे आकर के हेड ऑन उन्होंने लिया अपोजिशन को। और जब उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जबकि आमतौर पर विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होता था पहले, इन 3 राज्यों से पहले कई जगह बीजेपी हारी भी थी और ताजा ताजा कर्नाटक में हारी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जोखिम लिया, और जब वो जोखिम लिया और उस जोखिम के बाद उस परिणाम उनके बहुत अनुकूल आ गए, तो जाहिर है फिर तो मोदी ब्रांड उनके हिसाब से बहुत ज्यादा कारगर हो गया। तो अभी तक जो जहां मोदी नाम नहीं था, अब मोदी जी का नाम सीधे सीधे आ गया। तो ये पूरा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर ही लड़ेगी और मोदी ब्रांड के नाम पर ही लड़ेगी, ये तय हो गया इस नारे से कि मोदी का परिवार, यानी मोदी बनाम आदर्श ये चुनाव होगा, बीजेपी बनाम आदर्श नहीं होगा। इसमें तो कभी कोई शक था ही नहीं। ये तो हम जानते हैं, पिछले 10 साल से लगातार सारे चुनाव में जो मेन फेस है कौन रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और आगे भी है। हेमंत अत्री जी, आप अपनी बात कह रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो ये जो डायरेक्ट हो गया है, मोदी का परिवार हो गया है, ऐसे में विपक्ष क्या करे? अब आप क्या ये करते रहें, इसका जवाब दें बतौर विपक्ष, या फिर ये बयान जो लालू प्रसाद यादव ने दिया, एक काम करते हैं, लालू का बयान जरा सुन लेते हैं, दर्शकों को सुना दें जरा स्क्रीन पर। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। तो ये थे लालू प्रसाद यादव जिन्होंने बयान दिया। सबसे पहली बात तो हेमंत अत्री जी, देखिए, ये कहना कि आप निसंतान हैं, ये कहना कि अब आपकी माता जी भी नहीं है, ये एक बहुत ही डायरेक्ट और पर्सनल अटैक था लालू प्रसाद यादव की तरफ से। बात यहां पर इस चैनल में वो होगी जो सही है, लोकप्रिय नहीं। लोकप्रिय बात यह है लालू यादव ने क्या वार किया, सही बात यह है कि ये एक निहायत ही पर्सनल अटैक था लालू प्रसाद यादव की तरफ से। तो दे दिया आपने मौका, तो इंतजार में ही बैठे रहते हैं। आप जानते हैं उनकी कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी, वो खट से चेंज हो। संकेत जी, देखिए, लालू यादव जिस तरीके से, कल आपने अगर पूरा भाषण ध्यान से देखा हो, मैंने देखा था उसका, उनको कोई साइड से बता रहा था कुछ कुछ, वो ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट स्टेट, जो उनका टिपिकल स्टाइल था, वो ड्यू टू एजिंग एंड वो सारी चीजों के कारण, स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण। लेकिन इस तरह का जो टिप्पणी जो आपने दिखाई, जो हम कल से कह भी रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट हिटिंग बिलो द बेल्ट, विच इज अनकॉल्ड फॉर इन एन हेल्दी डेमोक्रेसी। इसमें कोई शक नहीं है कहने में। लेकिन वो लालू का पुरानी शैली रही है, और वो बिहार के अंदर वही उनका कनेक्ट करने का एक तरीका भी रहा है। हालांकि मैं इसका कभी भी पक्षधर नहीं हूं, राजनीति हमेशा मुद्दों पे की जानी चाहिए, सभ्यता की सीमाओं में की जानी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी जहां से शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक लिखित भाषण को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके एक नैरेटिव में डेवलप करते हैं, और वही फिर सारे का सारा जो उनका सिस्टम है उसके थ्रू वो पूरे देश में रेजोनेट होता है। जो आपने कहा विपक्ष क्या करे,
विपक्ष और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बातचीत में आते हैं कि अभी तक विपक्ष का एक्ट टुगेदर नहीं है। मैं पूछता हूं कि भाजपा का एक्ट कितना टुगेदर है? कितने दलों से उनका अलायंस हो गया है? कितने दलों से सीट शेयरिंग हो गई है? मोदी जी 2 दिन पहले बिहार में गए थे, क्या वहां रामविलास के पासवान के बेटे थे या उनके दूसरे अलाई थे? या मोदी जी की जो भाजपा है उनका महाराष्ट्र के अंदर अलायंस जो है उसमें सीट शेयरिंग हो गई है? ये प्रोसेस है संकेत जी, और चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे सब अपने अपने ढंग से करेंगे। इसमें कोई विपक्ष अलग नहीं है और बीजेपी अलग नहीं है। बीजेपी आज इसलिए ताकतवर दिखती है क्योंकि दिखाई जाती है, और हम जैसे लोग उस बात को कहते हैं कि विपक्ष का एक्ट टुगेदर नहीं है। क्या बीजेपी का है? बता दीजिए बिहार में कितना सीट शेयरिंग हो गया उनका, कांग्रेस का तो हो गया महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। जो असली बात है वो है कि नैरेटिव को कैसे बिल्ड करेंगे। जो मोदी ने, अगर मैं विपक्ष में होता है, जो मोदी का परिवार की जो बात आई है, मोदी जी को केवल 2 ही सवाल लेके बैठ जाएंगे, तीसरे सवाल की जरूरत नहीं है। जो आपने कल रैली देखी बिहार के अंदर, गांधी मैदान का एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है अगर आपको ध्यान हो तो, जो भी देश में बदलाव की बयार और जिस तरीके का कल वहां पर जो भीड़ थी, और उसके बाद जो नैरेटिव बिल्ड हुआ पूरे बिहार के अंदर, और बीजेपी का अभी तक भी वहां पर अलायंस फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, और नीतीश कुमार आगे, सीट शेयरिंग नहीं हुई। अगर पूरा विपक्ष केवल मोदी के परिवार पर एक बात पूछ ले, यूपी और बिहार, जो अखिलेश ने भी कल जिक्र किया और तेजस्वी ने भी, कि जब मोदी जी ने वो ड्रैकोनियन लॉकडाउन लगाया था और उस टाइम जो हजारों लाखों मजदूर बिहार और यूपी के हजारों किलोमीटर पैदल धक्के खाते हुए और पुलिस के लट खाते हुए अपने घरों तक पहुंचे थे, वो भी मोदी के परिवार में है क्या? अगर उन्होंने ये सवाल पूछ लिया तो मोदी जी कहां जाएंगे? सवाल देखिए, सवाल पूछने के लिए बहुत है, सवाल विपक्ष के पास कमी नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए उसके लिए जो जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो है? आप किसी सुर में बोलते हैं, नीतीश किसी में बोलेंगे, तेजस्वी किसी में बोलेंगे, वो एक विपक्ष की वीकनेस पहले भी थी और आज भी है। पिछली बार जो चौकीदार वाली बात जिसका आपने जिक्र किया, राहुल गांधी को छोड़ करके पूरी कांग्रेस में किसी और के मुंह से सुना आपने? तो ऐसे नैरेटिव बिल्ड नहीं होते, वो तो पूरी पार्टी को लेके चलना पड़ता है। जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है मोदी का परिवार, तो वो सारा दिखना चाहिए। और विपक्ष को यह भी पूछना चाहिए कि मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो पीएसयू जितने थे, जो एयरपोर्ट्स थे, जो पोर्ट्स थे, वो जिनके पास गए वही मोदी का परिवार क्या? और जो खाऊंगा ना खाने दो के बाद जो माल्या, जो नीरव मोदी, जो मेहुल भाई, वो भी मोदी के परिवार में है क्या? उनमें से कितनों को मोदी जी वापस ले आए? और हजारों हजार उद्योगपति जो पैसे लेकर के भाग गए, आप तो कहते हो खाऊंगा और खाने दूंगा, वो तो पैक करा के ले गए। तो संकेत जी, मेरा कहने का सबब केवल इतना है कि आज मोदी जी के खिलाफ या मोदी जी से सवाल इतने हैं, अनगिनत सवाल हैं, और इसीलिए भाजपा बार बार इस नैरेटिव से उस नैरेटिव पर कूद जाती है कि सवालों के जवाब ना देने पड़े। विपक्ष को केवल करना कुछ नहीं है। जो 120 सीटें जिसकी कल से तेजस्वी और मुलायम अखिलेश बात कर रहे थे, अगर 120 सीटों पर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर वो मजदूरों की बात आ जाए लॉकडाउन के दौरान, वो गंगा जी में बहती हुई हजारों लाशों की बात आ जाए जिनको अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ, कहां जाएंगे मोदी जी? क्या उनके अच्छे दिन दिखेंगे यहाँ पर? क्या मोदी का परिवार दिखेगा? वो जो बंदे लाशें जिनकी चली गई नहरों में बह के, नहीं, अब वो जो आप उसकी बात कर रहे हैं, देखिए विनोद जी, अभी जो अत्री साहब ने जो बोला, देखिए हर चीज को चुनावी नतीजे के पैमाने से जो लोकतांत्रिक तरीका है, चुनावी तरीका है, उसमें देखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अगर आप ये सब सवाल पूछेंगे तो वो गिना देंगे, 2022 में यूपी जीत गए ना, उसके बाद जितने चुनाव हैं उसमें जीत गए ना। नहीं, देखिए ऐसा है ना, जो हेमंत भाई कह रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ये सारे सवाल विपक्ष कारगर ढंग से पूछे ना, कारगर ढंग से नहीं पूछता है। प्रॉब्लम ये है, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी हो या राहुल गांधी हो, वो इन सवालों को शिद्दत के साथ, जैसे उनकी पूरी पार्टी को उठाना चाहिए, जो टॉप टू बॉटम चीजें जानी चाहिए। बीजेपी के साथ क्या है, मोदी जी ने बात परिवार बोला, पूरी बीजेपी परिवार। जी विनोद जी आपकी वीडियो और ऑडियो चला गया। ये जो परिवार का मसला है, इसका जवाब जो अभी सवाल सारे हेमंत भाई ने कहे हैं, मैं तो दोहराऊंगा नहीं, वो सारे सवाल बड़े प्रासंगिक हैं। उन सवालों को ऊपर से नीचे तक विपक्ष के नेता अपने हर मन से पूछे, उनके कार्यकर्ता हर जिले में, गांव में जहां भी जाए, उन सवालों पर बात करें। देखिए नैरेटिव बनता ही नहीं बनता है। सवाल ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं, वो सही बात, सीट शेयरिंग की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो हो जाती है समय के साथ साथ। कई बार तो चुनाव होते रहते हैं और सीटें
उसमें भी बटती रहती है। हमने तो वो सब दौर देखे हैं। लेकिन जो मुद्दा है आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उन मुद्दों को लेकर के आप जब तक नीचे तक नहीं जाएंगे जनता के बीच में, वो चीज वो महत्वपूर्ण है, वो विपक्ष को करना पड़ेगा। उसमें एक कोहेसिवनेस दिखनी चाहिए, उसमें एक रूपता दिखनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव उसको आगे बढ़ाएं, अखिलेश यादव यूपी में आगे बढ़ाएं, स्टालिन तमिलनाडु में आगे बढ़ाएं, ममता बनर्जी बंगाल में आगे बढ़ाएं, या ममता जी बोलो, तब जाकर के जो है उसका एक माहौल बनता है, जो तभी बन सकता है कि विपक्ष के नेता इन सारे सवालों को पूरे आक्रामकता के साथ पूछें और उनकी पूरी कार्यकर्ता, उनके दल के लोग इन सवालों को जनता के बीच में अब उसी ऐसे तरह तो लेके विनोद जी आए तो कभी जैसे होगा ही नहीं विपक्ष में, क्योंकि नहीं हुआ देखिए है। बीजेपी जो अरे भाई हुआ है, मैं बता रहा हूं ना। जब वीपी सिंह ने बोफोर्स का मामला उठाया था राजीव गांधी सरकार के खिलाफ, तो चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे रामकृष्ण हेगड़े हो, एनटी रामाराव हो, चंद्रशेखर हो, जो एक दूसरे, बीजू पटनायक हो, सब ने उस मुद्दे को उठाया था और जनता के बीच ले गए थे। ऐसा नहीं हुआ है। तो या 96 में जो कांग्रेस के खिलाफ या मनमोहन सिंह, तो ये विपक्ष के नेताओं में वो परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। जनता भाई देखिए मीडिया, जाहिर है जो मुख्यधारा का मीडिया है वो उन चीजों को नहीं दिखाएगा, तो आपको तो जनता भी सीधे, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। अब उस न्याय यात्रा को लेकर ही आपस में तालमेल नहीं था कि वो ममता जी गई नहीं, तेजस्वी जी गए, लेकिन अखिलेश जी सशर्त गए कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तब जाएंगे। अरे उस न्याय यात्रा के मुद्दे तो सबके मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे तो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, वो मुद्दे अखिलेश के भी होंगे, वो तेजस्वी के भी होंगे, ममता के भी होंगे, स्टालिन के भी, सबके मुद्दे होंगे वो। तो आप उसमें अगर सहयोग आपको लगता करोगे, है परिवार वाले मामले पर ऑपोजिशन बैकफुट में आएगी, या अभी भी इसको ऑपोजिशन अपने हिसाब से स्विंग कर सकती है? कैंपेन तो लॉन्च कर दिया बीजेपी। अपोजिशन को परिवार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार की बात, और सवाल ये है कि अगर आप परिवार की बात करोगे तो जाहिर है क्योंकि हर क्षेत्रीय पार्टी, बीजेपी और सीपीएम के अलावा हर पार्टी में की का नेतृत्व तो परिवार के हाथ में है। तो ऐसे में कांग्रेस ने चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उस पर भी परिवारवाद के आरोप है। तो ऐसे में परिवार पर आप जब जाएंगे तो उनके नैरेटिव में आप जाएंगे। आप परिवार की बात करिए, आप जनता की बात करिए। अगर परिवार के नैरेटिव पे आपको जाना है तो आप कहिए कि भाई परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, तो उसको उस तरह से व्याख्या करिए। परिवारवाद और परिवार को अलग अलग करिए। लेकिन ये सब दार्शनिक, ये सब एकेडमिक बहस है, ये सब एकेडमिक बहस है। बेसिक चीज ये है कि पॉलिटिकली आपको, अगर आपको फाइट करना है तो जनता के जो मुद्दे हैं, जो अभी हेमंत भाई ने बताए हैं, ये सारे मुद्दे, इनको आप उससे रखिए फोर फ्रंट पर। और संकेत जी मुझे निकलना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। हेमंत जी का एक कमेंट ले लें आखिरी, और उसके बाद ये शो खत्म करते हैं। जी हेमंत। देखिए संकेत भाई, अगर मैं होता मोदी जी का जो ये परिवार का है, इस कैंपेन पे जो मोदी जी ने पिछली बार मैं भी चौकीदार करके जो कैंपेन चलाया था, ये वो मूवमेंट है अपोजिशन के लिए। अगर अपोजिशन थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए, जो मोदी जी के परिवार की बात है ना, कुछ नहीं करना आपको, पूरे देश में पोस्टर लगाने हैं जिस स्टेट के अंदर जो चीज रेलेवेंट है। मान लीजिए गुजरात की बात है, मोदी का परिवार लिखिए एक साइड में, और उस तरफ बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उन सारों के फोटो लगा दीजिए, मोदी के परिवार। ऐसे ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का परिवार, ऐसे ही मोदी और अडानी का। मैं कह रहा हूं बीजेपी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। सवाल ये है, देखिए विपक्ष एकजुट कब होगा? ये तो आप कैंपेन स्ट्रेटेजी दे रहे हैं विपक्ष को। नहीं, तरीका ये है जो आपकी मजबूती है। संकेत जी देखिए, चुनाव क्या होता है? चुनाव इज ए साइकोलॉजिकल वारफेयर। पिछली बार मोदी जी ने क्या किया, जब कहा चौकीदार चोर है, तो उन्होंने इमीडिएट पकड़ा चौकीदार, हम सब चौकीदार। और वो कैंपेन अभी कांग्रेस में किसी ने उठाया नहीं, और पूरी बीजेपी ने उठा लिया। पूरे देश ने देखा रिजल्ट क्या है। आज जब मोदी कह रहे हैं कि मोदी का परिवार, तो क्या मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो नहीं जाएगा क्या कि जो कुछ मणिपुर में हुआ? मणिपुर मोदी के परिवार में शामिल है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बिल्किस बानो मोदी के परिवार में है या नहीं? ये सारे वो इशू है जहां पर मोदी वल्नरेबल है। वो जो पहलवान बेटे, अगर पूरे देश को, यूथ को आपको कनेक्ट करना हो, तो क्या वो पहलवानों का जो फोटो था पार्लियामेंट के सामने घसीटते हुए का, एक तरफ वो और एक तरफ मोदी और मोदी का परिवार, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से किसानों का। मैं कह रहा हूं भागने की जगह नहीं मिलेगी बीजेपी को। लेकिन क्या असली जो आपका जो मूल सवाल है, मैं आई अप्रिशिएट दैट, कि क्या विपक्ष उसको उठा पाएगा और क्या वो नैरेटिव बन पाएगा? आज विपक्ष की मजबूरी ही ये है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है संकेत जी। जो व्यवहारिक बातें हैं ना, उनको अब स्वीकार करना पड़ेगा। उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक। दूसरी बात, उनको आज तक ये समझ में नहीं आया है कि अगर 2024 का चुनाव, खासतौर पे क्षेत्रीय पार्टियां, अगर ये चुनाव वो हार गए तो आप उनको ढूंढते रह जाएंगे। ये निश्चित मान के चलिएगा, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आपको ध्यान हो, नड्डा साहब ने बिहार में क्या कहा था कि 2 ही पार्टियां बचेंगी बिहार के अंदर, जब नीतीश के साथ उनका अलायंस था, ध्यान होगा आपको। तो उनका स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। ये तो जो अपोजिशन पार्टीज है, खासतौर पे रीजनल पार्टियां हैं, ये इनको देखना पड़ेगा कि अब जैसे मान लीजिए 120 सीटों की जो बार बार 2 दिन से जो चल रही है बात, बिहार और यूपी, ये सबसे बड़े भाजपा के सबसे बड़े गढ़ है। और ये 2 मुद्दे जो मजदूरों के साथ जो कोविड में हुआ, और जो आपने एक पिछले सवाल में, पिछले स्लॉट में एक बात कही ना कि उसके बाद तो यूपी में चुनाव जीत गया था ना। यूपी में चुनाव तो आपको संकेत जी मैं बताऊं कि नोटबंदी के बाद भी स्वीपिंग मेजोरिटी आई थी असेंबली के अंदर। केवल चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण है, आप चुनाव जीते हारे बड़ी बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र के अंदर क्या आम आदमी के मुद्दे, सत्ता पक्ष नहीं उठा रहा तो क्या विपक्ष उठाएगा या नहीं, या हम जैसे आप जैसे पत्रकार भाई उठाएंगे या नहीं। हम सब का काम है जनता को जागृत करना, और वही काम विपक्ष का भी है। बिल्कुल। आपको साधुवाद है कि आप एटलीस्ट इन सवालों पे जवाब बातचीत कर रहे हैं, और तो कोई कर नहीं रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा जिसका दुर्भाग्य है, जैसा विपक्ष का जो ईमान, हेमंत जी। विपक्ष का जो नैरेटिव है संकेत जी, वो विपक्ष का नैरेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हम सब का एक डिफाइंड रोल है। सत्ता का भी रोल है, विपक्ष का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है। संविधान ने सबका रोल डिफाइन किया है। और वी आर नॉट सपोज टू बी डूइंग पीआर फॉर एक्स और वाई, नो, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। सही बात। दुर्भाग्य से आज पूरा देश और पूरे देश का एक नैरेटिव एक खास दिशा में चला गया है। लेकिन एक स्वस्थ डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर सवाल जवाब हो, जनता के सवाल जवाब हो, उस पर जवाब दिए जाए, और मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि मुद्दों से भटक के, मुद्दों से दौड़ करके, टेलीप्रॉम्प्टर से नारे पढ़ करके। लेकिन दुर्भाग्य आज वो नैरेटिव बनता है। यू एंड मी कांट हेल्प इट, वी कैन ओनली डिस्कस एंड आर्ग्यू, एंड दैट्स व्हाट इट इज। बस तो हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते ही हैं परिवार की लड़ाई को बीजेपी किस लेवल तक लेकर के जाएगी, कितना विक्टिमहुड इसमें खेला जाएगा, कितना चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो होते हुए दिख रहा है। और क्या ये ऑपोजिशन की तरफ से, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बोला, ये ब्लंडर था। और अब अगर ब्लंडर है, नहीं भी है, या ब्लंडर है, तो उसको आप उस पर क्या करेंगे, काउंटर कार्रवाई क्या हो, अगली रणनीति क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।